नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। आज दिल्ली के उत्तराखंड सदन से बेहद दुखद खबर सामने आई। उत्तराखंड की सीनियर कांग्रेस नेता और विधानसभा में विपक्ष की नेता इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया। इंदिरा पार्टी की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आई थी। उत्तराखंड भवन में ही उन्होंने दम तोड़ा। निधन पर एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। इंदिरा 80 साल की थीं और बीते करीब 47 सालों से राजनीति में सक्रिय थीं। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थी। अयोध्या धाम में राम मंदिर निर्माण का काम 2024 तक पूरा होगा। ये दूसरी खबर है जिस पर हमारी नजर आज बनी है न्यूज़ एट 4 पर। और मंदिर से जुड़ी अपडेट ये भी है कि मंदिर में नींव की भराई का काम तेजी से चल रहा है। वहीं मंदिर निर्माण के लिए अब तक 5000 करोड़ रुपए इकट्ठे भी हो चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंचे हैं। 2 दिन तक मंदिर निर्माण का जायजा लेंगे। आज अगली खबर की बात कर ले तो यूपी के 2 जिलों से दुर्घटना की भी खबर आई है। एटा में लेंटर गिरने से मां बेटी समेत 3 लोगों की मौत हुई है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम है। वहीं ग्रेटर नोएडा में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। चौथी खबर, मानसून के भारत में आते ही उत्तराखंड के कई इलाकों में तेज बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। ऊंचे इलाकों में बारिश तेज हो गई है। कई जगह बाढ़ का असर है। तो न्यूज़ एट 4 में अब चलिए जरा खबरों पर नजर डालेंगे डिटेल में। और सबसे पहली और बड़ी खबर है उत्तराखंड से आई, जहां इंदिरा हृदयेश के निधन से पूरा उत्तराखंड स्तब्ध है। तो कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष की नेता इंदिरा हृदयेश आज दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में उनका निधन हुआ। इंदिरा हृदयेश का पार्थिव शरीर हल्द्वानी लाया जा रहा है। कल उनका अंतिम संस्कार हल्द्वानी में होना है। इस घटना के बाद कांग्रेस पार्टी समेत बाकी पार्टी के नेताओं ने भी शोक व्यक्त किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। जहां उत्तराखंड की राजनीति के लिए यह अपूरणीय क्षति होगी। 47 साल एक बहुत लंबा वक्त राजनीति में बिताने के साथ वो चलती फिरती पाठशाला थी, जहां पर तमाम राजनीतिक दल आज इस वक्त किसी भी दल के हों वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं से अनुभव जुड़े रहे हैं। तो ये एक ऐसी क्षति है जिससे पूरा उत्तराखंड ही नहीं, भारत में कई कोने में ऐसे लोग होंगे जो स्तब्ध हैं। अजय भट्ट सांसद बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं इस पूरी खबर पर। वो भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहते हैं। अब भट्ट जी, शुक्रिया एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए। जरा बताइए और समझाइए कि किस तरीके के आपके अनुभव और संबंध रहे हैं उनसे। अगर देखा जाए तो लोग मानते हैं कि वो चलती फिरती पाठशाला थी। 47 साल का अनुभव उनके पास रहा है। जब से हमने ये समाचार सुना है हम सब स्तब्ध हैं। उनको हम दीदी करके पुकारते थे और बड़ी बहन सा प्रेम भी उनसे हमको हमेशा मिलते रहा है जी। हम लोग उत्तर प्रदेश विधानसभा में उनसे मार्गदर्शन लेते रहे और यहाँ भी जब वो आती थी यहाँ पर भी उनसे हम मार्गदर्शन लेते रहे। जब राज्य बना जी, मैं जब नेता प्रतिपक्ष था, प्रजातांत्रिक तरीके से जी, शिष्टता के आधार पर मर्यादा के अंतर्गत जी, वाद विवाद होते थे और बाहर आके वो हंस के कहती थी, नेता प्रतिपक्ष जी आक्रोश कम करिए, फिर हंसती थी, ठहाके लगाती थी। उनके साथ हम विदेश में गए, सीपीए में साथ साथ हम कई देशों की यात्रा करी। हमने वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की, जिसको कहते हैं कि सर्व मान्य, सर्वग्राह्य, सर्वस्पर्शी ऐसा व्यक्तित्व था। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब लोग उनका बेहद आदर करते थे और वो सबको उसी भाव से देखती थी। अगर वो सत्ता पक्ष में है तो विपक्ष को भी वो बराबरी का सम्मान देती थी। वास्तव में आपने ठीक कहा है, वो चलती फिरती पाठशाला थी। वास्तव में उनका व्यक्तित्व ऐसा ही था। ये अपूरणीय क्षति है उत्तराखंड की। मैं समझता हूँ कि आज पूरा उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश के लोग उनके इतने बड़े कांटेक्ट थे जी। उत्तर प्रदेश में स्वर्गीय बहुगुणा जी जब यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बाद जितने मुख्यमंत्री नीचे को आए, नारायण दत्त तिवारी जी से
चाहे आप नरेंद्र तिवारी जी हों या फिर राजनाथ सिंह जी हों, कल्याण सिंह जी हों, मुलायम सिंह जी हों, सबके सब लोग उनको जानते थे और वो उनका बहुत सम्मान करते थे। वो एक किस्म से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की अथॉरिटी टाइप में थी जी। तो अच्छी नेता मानी जाती थी। और उनका सबसे अच्छा गुण ये था कि विपक्ष के साथ भी उनके उतने ही संबंध थे जितना वो अपनी पार्टी के लोगों में पॉपुलर थी। ये अपूरणीय क्षति को हम किसी तरह से भरपाई नहीं कर पाएंगे। हम सब दुखी हैं। परमपिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और दुखी परिवार को इस असह्य कष्ट को सहन करने की शक्ति दें जी। और उनको भूल पाना हम सब के लिए बहुत मुश्किल काम है, हम भूल ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल अजय भट्ट जी, इतना लंबा वक्त बिताने के बाद बहुत मुश्किल होता है किसी अपने के साथ को और जिससे इतना कुछ सीखने मिला हो। आपको क्या लगता है, प्रतिपक्ष की भूमिका में आप भी रहे, आज वो भी प्रतिपक्ष की भूमिका में थी, आपने उनसे क्या कुछ सीखा या फिर आपको लगा हो कि यहाँ पर ये चीज़ मैंने उनसे सीखी है, साझा करना चाहेंगे आप? नहीं, हमेशा उन्होंने मर्यादित और शिष्टाचार युक्त बयान दिए हैं या वार्तालाप किया है, सदन के अंदर हो चाहे बाहर हो। कभी भी उन्होंने अमर्यादित भाषा शैली का प्रयोग नहीं किया है। और एक अच्छे राजनीतिक नेता का यही गुण है कि उससे सीखने वाली चीज यही है कि किस तरह से हम कोई हमारा व्यक्तिगत दुश्मनी तो होती नहीं, मत भिन्नता होती है, उसमें भी शिष्टाचार में और मर्यादा में रहते हुए ही कैसे हम अपनी बातों को दमदारी से कह सकते हैं, ये गुण उनके ऊपर था। वो निर्भीक थी और हंसते हंसते सारी बात कहती थी और निराकरण भी करती थी। जब सत्ता में थी तब निराकरण करती थी, जब विपक्ष में थी तो अपनी बात को उठाने में कोई संकोच नहीं रखती थी। ये गुण हमने उनसे सीखा है। बिल्कुल अजय भट्ट जी, आपका शुक्रिया है बीपी गंगा से अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सांसद अजय भट्ट बीजेपी से हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी अपने अनुभव साझा किए क्योंकि लंबा वक्त बिताया है और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। इसके अलावा राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। अब प्रतिक्रियाओं को और श्रद्धांजलि व्यक्त करने का जो दौर शुरू हुआ है, आइए हम आपको दिखाएं कि किन किन लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं इंदिरा हृदय के प्रति। हमारे प्रदेश की बहुत ही वरिष्ठ नेत्री, अनेकों बार रही विधायक, इससे पहले विधान परिषद की सदस्य, मंत्री और अब नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जी हमारे बीच में नहीं है। उनके निधन की सूचना मिलकर निश्चित रूप से हम सब लोग बहुत स्तब्ध हैं। उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। पूरे उत्तराखंड के लिए क्षति है, बल्कि मैं कहूँगी ये तो और हम सभी के लिए बड़ी क्षति है। उनका जाना वास्तव में बहुत दिनों तक तो हम इसको भुला नहीं सकते। बहुत दुख हो रहा है, बात करने की स्थिति में भी नहीं हूँ, लेकिन प्रभु की यही इच्छा थी। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल तमाम परिजनों को, इष्ट मित्रों को यह असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। इंदिरा हृदय जी के निधन का समाचार सुनकर के बहुत बड़ा दुख हुआ। वर्तमान समय में हमारी नेता प्रतिपक्ष थी और उनके निधन से कांग्रेस का तो नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन उत्तराखंड राजनीति में भी एक बहुत बड़ी क्षति है। इंदिरा जी ने अपना राजनीतिक जीवन शिक्षक नेता के रूप में प्रारंभ किया था। वो उत्तर प्रदेश में एमएलसी रही और उत्तराखंड बनने के बाद माननीय स्वर्गीय तिवारी जी के मंत्रिमंडल में लोक निर्माण विभाग मंत्री रही और आज नेता प्रतिपक्ष हैं। मैं अपनी ओर से उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को इस कठिन घड़ी को सहन करने की और शक्ति प्रदान करें। 81 में जब राजीव जी के साथ काम करता था तब पहली बार उनसे मिला था। उनमें जो एक विद्वता, एक वाइब्रेंट जो पर्सनैलिटी थी, लोगों के प्रति काम करने की जो क्षमता थी, वो बहुत कम लोगों में होती है। और जब वो 2000 में राज्य बना तो नेता प्रतिपक्ष थी, हम दोनों ने बहुत लंबे समय तक काम किया। मैं कनिष्ठ मंत्री था, वो वरिष्ठ मंत्री थी, हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती थी। वो पूरे राज्य की क्षति है, खाली कांग्रेस की क्षति नहीं है। तो ये विचार लोगों ने साझा किए हैं और इसके साथ हम आपको बताएं कि हमारे संवाददाता ने उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत से बातचीत की। क्या बात हुई, आप भी देखिए। सर, आज की बैठक हुई, आपकी तरफ से क्या विचार दिया गया, क्योंकि आप चेहरे की मांग लगातार करते रहे हैं,
लेकिन पीसीसी चीफ हो, सीएलपी चीफ हो, उन्होंने हमेशा से दरकिनार किया है। जैसा कहा गया, कहते हैं हमारे साथी, अभी जो परंपरा है वो यही है, मगर अभी अशोक चौहान कमेटी ने रिपोर्ट दी है, उसने एक कारण ये भी बताया है कि चेहरा घोषित न करने के कारण पार्टी को कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है। जैसे केरल में है, असम में है, उनके इवैल्यूएशन में ये सम्मिलित है। तो मैंने ये मांग उत्तराखंड के संदर्भ में नहीं कही थी। अब चूंकि उत्तराखंड के संदर्भ में थी, उत्तराखंड में मेरे भी राजनीतिक हित, तो आप मित्रों ने उसको एक सीमित परिप्रेक्ष्य में कर दिया। एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मैंने तब भी कहा था कि मैं इस मांग को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कर रहा हूँ। उत्तराखंड में तो जिसको ये कहे मैं उसके पीछे खड़ा हूँ। अयोध्या की, जहां राम मंदिर निर्माण को लेकर आज अहम बैठक हुई है। बैठक में अयोध्या राम जन्मभूमि परिसर में ये बैठक आयोजित थी और यहीं पर स्थित विश्वामित्र आश्रम के LNT कार्यालय में बैठक को आयोजित किया गया, जिसमें नृपेंद्र मिश्रा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्रा और विमलेंद्र मोहन मिश्रा समेत तमाम लोग मौजूद थे। बैठक में कार्यदायी संस्था LNT और टाटा कंसल्टेंट के अधिकारी भी मौजूद थे। सुबह 9:10 पर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने राम जन्मभूमि के दर्शन किए। 9:30 बजे ये बैठक शुरू हुई और 1:30 बजे तक चली। बैठक से पहले पुराने गर्भस्थल का भी निरीक्षण किया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती भी बैठक में मौजूद रहे। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। काम की स्थिति तो ठीक चल रही है, गिट्टी का वो डाल रहे हैं, तप डालेंगे ऊपर तक, फिर वहाँ से ऊपर जाकर मंदिर शुरू होगा। अभी सर्किट हाउस में बैठक करेंगे? जी हाँ, जी हाँ। क्या मुद्दे रहेंगे इस बैठक में महाराज जी? अभी तो बैठक में चलने पर पता चलेगा महाराज जी। 2024 तक क्या मुद्दे रहेंगे महाराज जी इसमें? बैठक में पहुँचने पर हमें पता चलेगा, एजेंडा इलेक्शन नहीं आया है। तो उधर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद यह है कि 2024 से पहले ही राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश से लोग भारी संख्या में सहयोग कर रहे हैं और अब विदेश में रह रहे राम भक्त भी श्रद्धा से मंदिर निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। अयोध्या में रामलला के मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। संक्रमण की वजह से निर्माण कार्य पर असर पड़ा था, जिसके बाद अब 2 शिफ्ट में काम शुरू किया गया है। वहीं मंदिर निर्माण के लिए पूरे भारत से रामलला के भक्त दिल खोलकर दान कर रहे हैं। रामलला के मंदिर निर्माण में धन की कमी बाधा न बने, इसके लिए निधि समर्पण अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत पूरे देश से मंदिर निर्माण के लिए धन इकट्ठा किया गया और अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने स्टेट बैंक की अयोध्या शाखा में 500 करोड़ का फिक्स्ड डिपॉजिट करवाया है। 500 करोड़ रुपया मेरे पास जो संग्रह में धन इकट्ठा हुआ है, उसमें मात्र 500 की FD करा दी, जो कि हमारे टोटल कलेक्शन का मुश्किल से 10% होता है। 500-700 करोड़ नहीं, 4-5 हजार करोड़ की बात है भैया आने की। 500 करोड़ तो हमारे यहाँ बहुत पहले कलेक्शन हो गया। सूत्रों की माने तो समर्पण निधि अभियान में ही राम भक्तों ने लगभग 5000 करोड़ की धनराशि समर्पित की है। इस राशि के एक हिस्से की FD कराई गई है। मेरे पास जो फंड है, अभियान में जो कलेक्शन आया है, जो लोगों का दिया हुआ पैसा है, तो उसमें से मात्र 500 करोड़ की FD करा दी, जिससे कि हमको उसका इंटरेस्ट मिलने लगे। पैसा करंट अकाउंट में पड़ा रहता है, उससे मुझको कोई आयत नहीं होती है। तो FD तो 500 करोड़ कराई है। हमारे ट्रस्टियों को चाहिए कि और भी करा दें, जिससे हमारी ब्याज की आमदनी तो आए। और अब विदेशी राम भक्तों के लिए भी निधि समर्पण अभियान की शुरुआत होने वाली है। उम्मीद जताई जा रही है कि भारत के बाहर रहने वाले भक्तों से भी ट्रस्ट को बड़ी धनराशि मिलेगी। की दान लेने की प्रक्रिया हमने 6 महीने पहले शुरू कर दी थी। तो
भारत सरकार द्वारा हमको पिछले महीने उसकी स्वीकृति प्रदान हुई, तो हमने दिल्ली में स्टेट बैंक में NRI के द्वारा दान देने का विदेशी लोगों का खाता खोल दिया, क्योंकि विदेशों से धन बहुत सी विदेशों बैंकों से भी आ सकता है, तो वो सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, वो बैंकें यहाँ नहीं है। खाते के संचालन का दायित्व 3 लोगों को सौंपा गया है। पहले ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास की अस्वस्थता की स्थिति में सारा कामकाज देख रहे महासचिव चंपत राय हैं। दूसरे उनके विश्वस्त ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा हैं। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी भी इसमें शामिल हैं। इनमें से किसी भी 2 सदस्य की सहमति यानी हस्ताक्षर से खाते का संचालन हो जाएगा। हाल ही में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि साल 2024 तक राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। देश और विदेशों में बसे रामलला के भक्त बेसब्री से राम मंदिर में रामलला के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। जिस गति से निर्माण का काम चल रहा है और भक्त दान कर रहे हैं, उससे साफ है कि बहुत जल्द प्रभु श्री राम के भक्तों की यह मनोकामना पूरी हो जाएगी। ABP गंगा के लिए अयोध्या से ऋषि गुप्ता की रिपोर्ट। अब बात सुल्तानपुर की, जहां सांसद मेनका गांधी ने आज PWD गेस्ट हाउस में लगभग 64 करोड़ की लागत से बनने वाली 16 सड़कों का शिलान्यास किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, प्रत्याशियों को नसीहत देते हुए कहा कि वक्त आने वाले समय में चुनाव का है, सभी को गरीबों के लिए जी जान से लगकर काम करना है, जिससे विश्वास बना रहे भविष्य के लिए।